मध्य प्रदेश के अलग अलग इलाकों में जगहों पर पिटाई के मामले में मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उनका कहना है इन सभी घटनाओं को लेकर हमारी सरकार काफी गंभीर है, मामले में कार्रवाइयां की गई हैं। कांग्रेस जानबूझकर वर्ग संघर्ष करवाना चाहती है, ऐसा कहा विश्वास सारंग ने। आइए सुनाते हैं आपको। हमारी सरकार हर घटना का संज्ञान लेकर कार्रवाई कर रही है और जो भी वीडियो आए हैं उस पर तुरंत सरकार ने ही, पुलिस ने संज्ञान लेकर कार्रवाई की है। पर मुझे कहीं ना कहीं इन वीडियो को लेकर ये भी संदेह होता है कि इस तरह से लगातार वीडियो क्यों आ रहे हैं। क्या ये कांग्रेस की साजिश है? जांच का ये भी विषय है कि ऐसी घटनाएं कहीं फैब्रिकेटेड तो नहीं है। ऐसा क्यों वीडियो बन जाता है, वीडियो क्यों वायरल हो जाता है, क्यों सबसे पहले कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से वो वीडियो वायरल होता है? ये जांच का विषय है। क्या कांग्रेस ही ऐसी घटनाएं करवा रही है और सरकार को और जानबूझ के बहुसंख्यक समाज को बदनाम करने की कोशिश कर रही है? तो वहीं इन मारपीट की घटनाओं पर विपक्ष के हमलों पर प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि दतिया में युवक की हत्या को लेकर कांग्रेस के बड़े नेता कुछ नहीं बोलते और न ही ट्वीट करते हैं। उन्होंने आरोप लगाया है कि दतिया में युवक को कांग्रेस नेता के बेटे ने घसीट कर मारा। इस पर क्यों मौन है कांग्रेस के नेता? कांग्रेस के लोग इस प्रकार की घटनाओं को जिस प्रकार से उठाने का प्रयास करते हैं, लेकिन दतिया के अंदर घटना होती है, कांग्रेस के पूर्व जिलाध्यक्ष का बेटा पैरों में गोली मारता है, फिर उसको पत्थरों से घसीट करके मारते हैं। लेकिन कमलनाथ जी, दिग्विजय सिंह जी या कांग्रेस के कई ऐसे जो सोशल मीडिया में ट्वीट करने वाले एक्टिव तत्व हैं, जरा मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जरा उस घटना का भी उल्लेख करना चाहिए, उस पर भी कमलनाथ जी आपको ट्वीट करना चाहिए। लेकिन वो कांग्रेस का जिलाध्यक्ष है, पूर्व जिलाध्यक्ष है, उसके बेटे ने गोली मारी और पत्थरों से लोगों को पीट कर मारा, उसकी वो न ट्वीट करेंगे ना उस पर कोई बात करेंगे। तो सबके अपने अपने अलग अलग तर्क हैं, लेकिन जो कुछ भी हो रहा है वो काफी निंदनीय है। आगे बढ़ेंगे। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने बालाघाट में पीएम स्वनिधि योजना के लाभार्थियों से संवाद किया। उन्होंने 50,000 हितग्राहियों को 50 करोड़ की सौगात दी है। सीएम का कहना है कि पीएम स्वनिधि योजना लोगों तक पहुंचाने में एमपी नंबर 1 रहा है। साथ ही अब तक 3.5 लाख वेंडर्स को लोन दिया गया। उन्होंने लोगों से वैक्सीन लगवाने की अपील की। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम के बाद बालाघाट के विकास पर अफसरों से चर्चा भी की। जिले की चावल की किस्मों को बढ़ावा देने, जिले में ज्यादा से ज्यादा निवेश लाने पर काम कर रहे हैं। उन्होंने ये बात भी कही। बालाघाट आगे कैसे बढ़े, इस पर हमने गंभीरतापूर्वक अधिकारियों की टीम के साथ विचार विमर्श किया है। यहाँ की खेती, यहाँ कच्चे माल पर आधारित, विशेषकर खनिज संपदा पर आधारित उद्योग, यहाँ की सड़कें, गांव-गांव में नल जल से पीने का पानी, बालाघाट की कनेक्टिविटी, फिर एक नई धान और विशेषकर मिलिंग की पॉलिसी वो भी हम बना रहे हैं। तो बालाघाट का इंफ्रास्ट्रक्चर और बालाघाट की विशेषकर जीरा शंकर और चिनौर जैसी जो किस्में हैं चावल की, जो अपने आप में पूरे देश में अद्वितीय और विशिष्ट स्थान रखती है, उनसे लेकर हर पहलू पर विचार किया है। सीएम ने कहा कि नक्सल प्रभावित जिलों में बुनियादी सुविधाओं का विस्तार करने पर भी मुख्यमंत्री ने कार्य योजना पर चर्चा की। नक्सल प्रभावित इलाकों में बुनियादी सुविधाओं का और विस्तार, रोजगार के और साधन कैसे हम खड़े करें, इस पर भी हमने विचार किया है और एक सर्वांगीण योजना हम बना रहे हैं। उसके लिए भारत सरकार से भी हम लोग चर्चा करेंगे। आगे बढ़ेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान का नाम लिए बगैर उसे खरी खरी सुनाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि एक देश आतंकवाद का सहारा ले रहा है। वो बोले कि भारत अपनी सुरक्षा से समझौता नहीं करेगा और जरूरत पड़ी तो हम उसकी जमीन पर जाकर आतंकवाद को खत्म करेंगे। राजनाथ सिंह तमिलनाडु के वेलिंगटन में डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज के कार्यक्रम में बोल रहे थे।
आम आदमी को विश्वास है कि भारत की नेशनल सिक्योरिटी से कोई समझौता नहीं होगा। यह भारतवासियों के अंदर भी भरोसा और विश्वास पैदा हुआ है और यह विश्वास धीरे धीरे लगातार मजबूती होता चला जा रहा है कि भारत अपनी जमीन पर तो आतंक का खात्मा करेगा, जरूरत पड़ने पर यदि दूसरे की जमीन पर भी जाकर आतंक का खात्मा करने की जरूरत पड़ेगी तो भारत उसमें पीछे नहीं रहेगा। हम अपने जमीन से भी वार कर सकते हैं और जरूरत पड़ी तो उसकी जमीन पर भी हम वार कर सकते हैं। यह क्षमता भारत के अंदर पैदा हुई है। अब बात करेंगे जबलपुर की, जहां पर हिस्ट्री शीटर बदमाश अब्दुल रज्जाक के मामले में कई बड़े खुलासे हो रहे हैं। रज्जाक से जुड़े हुए मामलों की जांच कर रही एसआईटी को इस बात की जानकारी लगी है कि उसके संबंध दाऊद इब्राहिम की डी कंपनी से जुड़े हैं। मुंबई में डी कंपनी के लोगों से उसके कारोबारी रिश्ते हैं। अब्दुल रज्जाक के पास ग्रेनाइट की खदानों के 165 पट्टे हैं, जिसे उसने डरा धमकाकर लोगों से छीना है। इनसे अवैध रूप से ग्रेनाइट निकालकर वो बाहर भेजता है। पुलिस सूत्रों के अनुसार लगभग 100 सेल कंपनियां बनाई गई थी, जिनके माध्यम से कारोबार होता था और 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति का अब तक एसआईटी को पता चला है। अब्दुल रज्जाक ने अपना पैसा खनिज उत्खनन के अलावा रियल एस्टेट और मेडिकल से जुड़े हुए कार्यों में लगा रखा है। अब तक पुलिस ने अब्दुल रज्जाक और उसकी भतीजी को हिरासत में लिया। बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां पर 25% बस किराया बढ़ा। सीएम हाउस में बस ऑपरेटर संघ की सीएम के साथ बैठक हुई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 25% बढ़ोतरी पर सहमति जता दी है। परिवहन विभाग ने 20% बढ़ोतरी का प्रस्ताव रखा था और बस ऑपरेटर्स चाहते थे कि 40% किराया बढ़े, लेकिन 25% किराया बढ़ाने पर यहां पर सहमति बन गई। कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद बसों का किराया बढ़ा दिया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए बातचीत करेंगे विशेष संवाददाता मोहन तिवारी से। मोहन, लगातार बस ऑपरेटर्स मांग कर रहे थे, कह सकते हैं मांगे मान ली गई? देखिए, हमने देखा कि पिछले कुछ महीने पहले बस ऑपरेटरों ने अपनी हड़ताल शुरू की थी और उस दौरान करीब 15 दिन ये हड़तालें चली थी। तो हमें सरकार ने आश्वासन दिया था कि जो भाड़ा वृद्धि की मांग है उस पर सहानुभूति पूर्वक विचार किया जाएगा। आज जब बस ऑपरेटर मुख्यमंत्री से मिले तो उन्होंने अपनी मांग रखी, जिसमें वो चाहते थे कि 40% जो भाड़ा वृद्धि है वो कर दी जाए, लेकिन सरकार ने इस बात को स्वीकार नहीं किया और एक बीच का रास्ता निकालने का फैसला लिया और इस तरह से अब भाड़े में जो वृद्धि है वो 25% कर दी गई है और उसकी एक सैद्धांतिक सहमति मुख्यमंत्री ने बस ऑपरेटरों को दे दी है, जिससे अब इस बात को तय माना जा रहा है कि भाड़ा वृद्धि 25% की होगी। हालांकि इसकी जो वैधानिक औपचारिकताएं हैं वो पूरी की जाएंगी, जिसमें कैबिनेट से प्रस्ताव पास होगा और कैबिनेट से प्रस्ताव पास होने के बाद ही ये तिथि तय होगी कि वृद्धि जो हुई है भाड़े की वो कब से लागू की जाए। तो ये तो तय है कि अब एक सैद्धांतिक सहमति इस बात को लेकर बन गई है कि बस के भाड़े में वृद्धि होगी और ये वृद्धि 25% तक की होगी, लेकिन इसके तो नियम है और किस तरीके से इसे लागू किया जाएगा, कितने किलोमीटर बाद कितनी वृद्धि होगी, ये सारी चीजें कैबिनेट के प्रस्ताव के बाद तय होंगी। लेकिन बस ऑपरेटर इस बात से राहत महसूस कर रहे हैं कि उन्होंने जो भाड़े वृद्धि की मांग रखी थी उस पर सरकार ने अपनी सैद्धांतिक सहमति दे दी है। ठीक है मोहन, आपका बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। 40% किराया बढ़ाने की मांग बस ऑपरेटर्स ने की थी, लेकिन एक बीच का रास्ता सरकार ने निकाला है। 25% किराया बढ़ाने पर सहमति जता दी है। सीएम भूपेश बघेल से बस ऑपरेटर संघ की बैठक हुई और इस बैठक में सहमति बन गई है। अब कैबिनेट में प्रस्ताव पारित होने के बाद किराया बढ़ जाएगा। बात करेंगे राजधानी भोपाल की, जहां पर सोमवार को वैक्सीन नहीं लगेगी। स्वास्थ्य विभाग ने अपना आदेश वापस ले लिया है। जन्माष्टमी के चलते छुट्टी रहेगी। पहले जन्माष्टमी के दिन भी टीके लगाने के आदेश थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के विरोध के बाद आदेश को वापस ले लिया गया। तो राजधानी भोपाल में सोमवार को वैक्सीन नहीं लगाई जाएगी। स्वास्थ्य विभाग ने आदेश वापस लिया है अपना। पहले जन्माष्टमी के दिन, छुट्टी के दिन वैक्सीन लगाने के आदेश थे, लेकिन स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों के विरोध के बाद आदेश को वापस ले लिया गया।
आगे बढ़ते हैं। बच्चों के वैक्सीनेशन से पहले राज्यों में स्कूल खोले जाने पर मेदांता के चेयरमैन डॉक्टर नरेश त्रिहन ने नाराजगी जाहिर की। उन्होंने कहा है, बच्चे अगर बीमार पड़ने लगे तो उन्हें संभालना मुश्किल होगा, इसीलिए सभी बच्चों को वैक्सीन लग जाने के बाद ही स्कूल खुलने चाहिए। उन्होंने कहा कि हमारी जनसंख्या के आकार को देखते हुए हमें सतर्क रहने की जरूरत है। इससे पहले देश में कोरोना की तीसरी लहर पर डॉक्टर नरेश ने कहा कि अगर हम इसे कंट्रोल करना चाहें तो सबको अनुशासन में रहना होगा, डिसिप्लिन में रहना होगा, कोरोना गाइडलाइंस का पालन करना होगा। उनके मुताबिक कोरोना की तीसरी लहर को कम किया जा सकता है, लेकिन इसका आना तय है। ये बात भी उन्होंने कही है। आपको हम बता दें, बीते 24 घंटे में देश में कोरोना के 45,000 से ज्यादा केस सामने आए हैं। तो डॉक्टर नरेश की चिंता ऐसे ही नहीं है। अमेरिका में बच्चों पर कोरोना का कहर बढ़ता ही जा रहा है। वहां पिछले 7 दिन में 1,80,000 बच्चे पॉजिटिव हो गए, संक्रमित हो गए। बच्चों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तकलीफ हो रही है। खबरें ये भी हैं कि वहां पर 34 राज्यों में इसका असर है और डॉक्टर्स को छुट्टियां नहीं मिल रही। चिंताएं बढ़ना लाजमी है डॉक्टर साहब की। May not have the luxury of open spaces, the fact that they are distancing that much, because children do tend to congregate. They don't see the danger as we see it. So this has been our nightmare for the people who are planning for the future, for the third wave. That look, if enough children fall sick, we don't have the facilities in India to actually take care of them. We are gearing up, but we're still long way away from having good facilities. आगे बढ़ते हैं। फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और केंद्रीय खेल राज्य मंत्री निशीथ प्रमाणिक ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च किया। मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में यह लॉन्चिंग की गई। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने इस मौके पर अपनी रस्सी कूदने की कला भी दिखाई। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ये एक मुफ्त मोबाइल एप्लीकेशन है जो फिटनेस की निगरानी में मदद करेगा। साथ ही उन्होंने फिटनेस का डोज आधा घंटा रोज का मंत्र भी दिया। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर ऐप लॉन्चिंग को यादगार बनाने के लिए भारतीय हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह, पहलवान संग्राम सिंह, खेल पत्रकार अयाज मेमन और एयर इंडिया की कैप्टन एनी दिव्या भी वर्चुअली शामिल हुई थी। अब बात टोक्यो पैरालंपिक की, जहां पर रविवार का दिन भारत के लिए बेहतरीन साबित हुआ है। भारत ने 3 मेडल अपने नाम किए। इसमें 2 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल शामिल है। सबसे पहले भाविनाबेन पटेल ने वुमेन्स टेबल टेनिस की क्लास 4 कैटेगरी में सिल्वर मेडल जीता। इसके बाद मेंस T47 हाई जंप में निशांत कुमार ने 2.6 मीटर की जंप के साथ ही 1 और सिल्वर अपने नाम किया। वहीं डिस्कस थ्रो में विनोद कुमार ने ब्रॉन्ज मेडल जीता है। उन्होंने भी अपने थ्रो से एशियन रिकॉर्ड कायम किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर निशांत कुमार को सिल्वर जीतने, विनोद कुमार को ब्रॉन्ज जीतने पर बधाई दी। मोदी ने इससे पहले देश को टोक्यो पैरालंपिक का पहला मेडल जीतने वाली टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविनाबेन पटेल को भी फोन कर बधाई दी थी। आगे बढ़ते हैं। ड्रग्स के मामले में लंबी पूछताछ के बाद एनसीबी ने अभिनेता अरमान कोहली को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल एनसीबी की 11 सदस्यीय टीम ने अरमान कोहली के घर पर छापेमार कार्रवाई की थी। छापेमारी के दौरान अरमान कोहली के घर से ड्रग्स बरामद हुए। ड्रग्स पेडलर से पूछताछ के बाद मिली जानकारी के बाद यह कार्रवाई की गई। फिलहाल अभिनेता अरमान कोहली से पूछताछ एनसीबी की लगातार जारी है और पूरी संभावना है कि अरमान कोहली की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। बात करेंगे मानसून की। मध्य प्रदेश में एक बार फिर मानसून एक्टिव हो गया है। राजधानी भोपाल में आज बारिश के 2 दौर देखने को मिले। दोपहर करीब 3 बजे तेज बारिश शुरू हो गई थी राजधानी भोपाल में, जो करीब आधे घंटे तक चलती रही। वहीं शाम के करीब 5 बजते ही फिर से बारिश का दौर शुरू हुआ। राजधानी भोपाल में शाम को 5:30 बजे तक 52.8 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। वहीं ग्वालियर बैतूल में रुक रुक कर बारिश का दौर अभी भी जारी है। ग्वालियर में शाम को 5:30 बजे तक
23.4 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। मंडला में 15 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके अलावा खरगोन, रीवा, होशंगाबाद, रतलाम, छिंदवाड़ा, नौगांव, गुना और जबलपुर में भी बारिश हुई है। सागर में धूप छांव का मौसम रहा। वहीं रायसेन की बात करें तो यहां पर सिलवानी में बिजली गिरने से 2 लोग घायल भी हो गए। आगामी 24 घंटे में शहडोल संभाग के अनेक स्थानों पर और रीवा और जबलपुर संभाग के कुछ स्थानों पर, इसके अतिरिक्त राजधानी सहित सभी संभागों पर कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ वर्षा होने की संभावना है। पूरे प्रदेश में, पश्चिमी और पूर्वी प्रदेश में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना रहेगी। लगभग 1 सप्ताह तक चलेगी।